नमस्कार, मैं संकेत आवटे। सबसे पहले सबको टीचर्स डे की शुभकामनाएं। सभी टीचर्स को, सभी गुरुओं को मेरा प्रणाम। उसके साथ साथ सबसे बड़ा हमारा जो गुरु है वो मार्केट है, उसको भी हम पहले प्रणाम करते हैं और इसी से शुरुआत करते हैं। जो मैंने मार्केट से सीखा है ना, वो सबसे बड़ी इम्प्लीमेंट करने वाली जो सीख है वो इम्प्लीमेंट करी है सुजलॉन ने भी। बहुत बार मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि स्टॉक मार्केट में एक ऐसी चीज है रिस्क, जो आपके कैपिटल को जीरो कर सकती है। जिसको रिस्क मैनेजमेंट आया वो स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल हुआ। जब मैं शुरुआत में बिजनेस के आइडियाज लेता था, कुछ करने का सोचता था, बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती रहती थी, तब रिस्क मैनेजमेंट में मुझे समझ में आता था कि यार एक 20% 30% कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा, बचा हुआ बिजनेस हम बेच सकते हैं। बट जब मैंने उसको जाना आगे जाके, तब मुझे समझ में आया स्टॉक मार्केट में एक चीज अलग ही है। एक रात में कैपिटल वाइप आउट हो सकता है अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो। उस कैपिटल को कैसे सर्वाइव करना है, उस कैपिटल को थोड़ा बचा के फिर से ग्रो अप कैसे करना है, ये सारी चीजें मैंने सीखी और बाद में उसको इंप्लीमेंट करना शुरू किया नेक्स्ट लेवल में। सेम सुजलॉन के बारे में भी वही हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही खराब फंडामेंटल्स थे, कंपनी जीरो होने वाली थी, बट जो कंपनी जीरो से 100 तक पहुंची, फिर से 100 से 1 तक आई। बट 1 के आने के बाद थोड़ा उन्होंने सोचा, स्ट्रेटेजीज में चेंजेस करे और उसके बाद फिर से कंपनी वो आगे बढ़ा रहे हैं। अब 1 से 2 3 4 5 10 15 20 तक पहुंच चुके हैं। धीरे धीरे वो 100 तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, ये मुझे लग रहा है, विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट। कंपनी कर क्या रही है? अभी एक बड़ी न्यूज आई है कि कंपनी ने 440 करोड़ के एसेट बेच दिए हैं। पुणे में उनका एक ऑफिस था, ऑफिस उन्होंने वो बेच दिया। बट मजेदार चीज आपको बताया, जब तक आपका बिजनेस एसेट लाइट मोड पे नहीं चला जाता, तब तक आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं बन सकते। रीजन बिहाइंड दैट कि यहाँ पे एक गलती उन्होंने करी है। क्या गलती करी? कि जो भी बिजनेस हो हमारे थ्रू हो। एक चीज मैं बताता हूं, इसको टेक्निकल टर्म्स में बैकवर्ड इंटीग्रेशन बोलते हैं। सिंपल मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर ये माउस मुझे बनाना है, तो मैं एक काम करूंगा, लोगो भी मैं ही बनाऊंगा, डिजाइनिंग भी मैं ही करूंगा, प्रिंटिंग भी मैं ही कराऊंगा, इसका जो बॉडी है वो भी मैं बनाऊंगा, इसके अंदर के हर एक स्पेयर पार्ट्स मैं ही बनाऊंगा, हर एक चीज मैं बनाऊंगा। कम से कम 1000 पार्ट इसमें होंगे, वो सारे पार्ट्स मैं बनाने की कोशिश करूंगा और उनकी अलग अलग कंपनियां सेटअप करूंगा, बिकॉज मेरे माउस बहुत ज्यादा बिकते हैं। बट और एक कंपनी है XYZ, सेम माउस बनाती है उनके नाम से। उस कंपनी ने क्या किया कि इनमें जो भी 1000 पार्ट्स बनते हैं ना, चलो यार हम नहीं बनाते, मैं ऑर्डर दे देता हूं बाहर। भले मेरा माउस जो है ना मुझे 10% एक्स्ट्रा महंगा लगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट सारे पार्ट्स मैं आउटसोर्स करूंगा एज पर माई रिक्वायरमेंट। अगर मेरे रिक्वायरमेंट में नहीं बैठता है ना, मैं चलो हटा दो, मुझे नहीं चाहिए, बढ़िया बना के दो। क्वालिटी पैरामीटर्स में डिसाइड करूंगा और उस क्वालिटी के मटेरियल में परचेस करूंगा, एंड देन आई विल असेंबल हियर, असेंबल करके मैं बेच दूंगा। बट मेरा यहाँ पे माउस का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में भी 1020 रुपए आए, और यहाँ पे अगर मैं सब कुछ घर में बना रहा हूं तो मे भी यहाँ पे मेरी कॉस्ट 950 आए। अगर मुझे 10% बचाना है तो मैं सब कुछ घर में बनाऊंगा, बट 10% के लिए यार इतना ज्यादा पैसा मैं इन्वेस्ट करूं? बिल्कुल नहीं। क्योंकि मेरी सोच ये है कि मैं सब कुछ आउटसोर्स करूं। आज मैं 100 माउस बेच रहा हूं ना, कल मैं 200 बेचूं। मेरी एक्सपर्टीज किस में है कि माउस बेचने में एक्सपर्टीज है और बढ़िया माउस बनाने में है। अगर मैं हर एक चीज खुद करने जाऊं ना, तो मेरी इफिशियंसी कम हो जाएगी, मेरा कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, उस वजह से मेरा मार्केट शेयर उतना ज्यादा बढ़ नहीं पाएगा। सेम चीज हुआ है सुजलॉन के साथ। सुजलॉन ने क्या करा, एक विंडमिल बनाने में ना, आपको पता है कि ब्लेड्स लगते हैं। ब्लेड्स किसको बोलते हैं, मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूं यहाँ पे। अगर मैं रिनोम एनर्जी के वेबसाइट पे आता हूं, मैं ये वेबसाइट आपको क्यों दिखा रहा हूँ वो थोड़ी देर के बाद आपको मैं बता दूंगा। यहाँ पे आप संजय गोड़ावत जी को वगैरह देख सकते हो। ये जो विंडमिल है ना, आपके सामने स्क्रीन पे दिख रही है, इसमें ब्लेड्स आपको दिख रहे हैं। ये जो ब्लेड है 50 फुट 100 फुट 200 फुट दूर ब्लेड होते हैं, इतने लंबे ब्लेड्स होते हैं। इसमें अंदर जो आप देख रहे हो ना, ये हब होता है। उस हब में बहुत सारे कास्टिंग्स होते हैं, छोटे मोटे स्पेयर पार्ट्स होते हैं, वो फिट करके उसके ऊपर उसके ब्लेड फिट किए जाते हैं। फिर आपको पता है उस पोल पे वो पूरी विंडमिल खड़ी हो जाती है। कम से कम 10,000 के आसपास छोटे छोटे स्पेयर पार्ट्स इसको लगते हैं। इसका मतलब एक बहुत बड़ा सेटअप होता है ये। आपको लगता होगा कि विंडमिल बहुत छोटी है,
नहीं भाई साहब, वो बहुत बड़ी होती है, कभी नजदीक जाके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अगर उतनी बड़ी विंडमिल बनानी है तो उसका जो भी बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, उसके कास्टिंग बनाना, हब बनाना, रोटर हब बनाना, एक्सेल पिन बनाना, बहुत सारे स्पेयर पार्ट लगते हैं, बहुत सारा रिसर्च हमने भी इसके ऊपर किया है, और फिर जनरेटर वगैरह ये सारी चीजें पीछे आ जाती है। वो सब कुछ मैं ही करूंगा, ये सुजलॉन के दिमाग में था, इसीलिए उन्होंने खुद की फाउंड्री सेटअप करी। फाउंड्री में वो कास्टिंग स्पेयर पार्ट बनाना शुरू किए, उसके साथ साथ जनरेटर पे काम किया, उसके साथ साथ पेंटिंग पे काम किया, ब्लेड बनाना शुरू किया, फिर उनका पोल भी बनाना शुरू किया। हर एक काम अगर खुद करोगे तो बहुत तगड़ा कैपिटल लगेगा। और जब इन्होंने इसमें एंट्री करी तो इनको अर्ली मूविंग एडवांटेज मिला और ग्रोथ दिखी। बट मेरा तो एनर्जी ऑलरेडी ट्रेडिशनल वे से आ रहा है, तुम्हारा विंडमिल कौन लगाए, इतनी कॉस्टिंग कौन लगाए, क्या जरूरत पड़ी है? अगर मुझे 1 केवी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है, उसके लिए सपोज फॉर एन एग्जांपल बोल रहा हूं, 100 रुपए मुझे खर्चा आता है ट्रेडिशनल बेस से, तो विंडमिल से थोड़ा मुझे एक्स्ट्रा आएगा, मे बी 150 आएगा, 120 आएगा, 130 आएगा, राइट? सो मेरा जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ रहा है, इसीलिए विंडमिल को ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दिया जा रहा था। और लैंड का प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये था कि अगर हमारे यहाँ विंडमिल लग जाती है तो वो बारिश आगे खींच के ले जाते हैं, हमारे एरिया में बारिश नहीं होगी। ये सारे मिथ्स लोगों के दिमाग में थे, इसलिए इनका सेल्स धीरे धीरे कांस्टेंट रहने लगा, कंसोलिडेट होने लगा। उसमें कोविड वगैरह आया, कंपनी की वाट लगा दी। अगर मैं आपको बैलेंस शीट पे दिखा दूं तो आपको पता चलेगा कि इनका अगर आप सेल्स रिपोर्ट देखो ना, तो ये जो 13 में 18,000 करोड़ कर रही थी, 20,000, 19,000, सीधा 2016 में 9,000 करोड़, फिर 12,000, और वहां से धीरे 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 डाउन होते हुए नजर आ रही थी। अगर मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करूं तो आपको पता चल जाएगा कि स्टॉक का जो हाई था, पुराना हाई, वो बहुत ही ज्यादा तगड़ा था। मतलब 2012 में वगैरह जाओ आप, 9 में जाओ तो आपको पता चलेगा अप्रोक्सीमेटली इसका हाई जो था 2008 में था समवेयर अराउंड 420 के आसपास। हाई भी देखो बढ़िया लेवल पे था 420 पे। उसके बाद अभी फिलहाल वो 75 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है, वीकली टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं। उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा, बट अभी फिलहाल अगर हम देखें तो धीरे धीरे हेवी लोन्स की वजह से कंपनी डेट ट्रैप में फंसने लगी थी। अब डेट ट्रैप कैसे हो रहा था वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। बहुत बढ़िया वीडियो है, एकदम आराम से देखना, हर एक चीज ड्रिल डाउन करके बता दूंगा। तब आपको पता चलेगा कि कैसे एक खराब कंपनी ढूंढनी है, कैसे एक खराब कंपनी बढ़िया बनते हुए ढूंढनी है, कैसे एक कंपनी ग्रोइंग फेज में होगी उसको ढूंढना है। मल्टीपल कंपनीज का आप खुद से एनालिसिस कर पाओगे। थोड़ी सीख मैं आपको देना चाहता हूं। इसी प्रकार के और एक वैल्यूएबल वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं बैंकिंग के ऊपर, उसका लिंक मैं यहाँ पे दे देता हूँ पिन कमेंट में, आप देख लेना, कमेंट बॉक्स में भी होगा, उसके साथ साथ ऊपर टैब में भी दिखेगा, आपको क्लिक करके देख सकते हो, बाद में देखना, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे कंपनी का आप बोरोइंग देखो तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो बोरोइंग है वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। मतलब 15,000, 17,000, 17,800, फिर ये धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आया। बट ये कम होने के पीछे मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। ये जो बोरोइंग इन्होंने ले रखी थी, इनका इंटरेस्ट अगर आप देखो तो समवेयर अराउंड 2,000 करोड़ का सिर्फ इंटरेस्ट इनको भरना पड़ रहा था। इसका मतलब जो भी ये लोग कमा रहे थे ना, उसके प्रॉफिट से भी ज्यादा इनका इंटरेस्ट जा रहा था। इस वजह से उनको सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। सो होता यह है, धीरे धीरे इनके इंटरेस्ट बढ़ने लगते हैं और कंपनी पूरी कोलैप्स हो जाती है, एनपीए में चली जाती है बहुत सारे इनके एसेट्स, और उसके साथ साथ इनको बैंक करप्ट घोषित किया जाता है। बट कंपनी ने किया यूं कि खुद को धीरे धीरे सर्वाइव करने के लिए कुछ चीजें चेंज करनी शुरू कर दी। सबसे बड़ा लेसन इन्होंने मुझे भी सिखाया कि जब भी आपका डाउनफॉल आए, धीरे धीरे उसको कंट्रोल करो। आज मैं 1,00,000 रुपए गवा रहा हूं, धीरे धीरे मैं 90,000 पे आऊंगा, 80,000 पे आऊंगा, 70,000, 60,000, 50,000, धीरे धीरे कम करूंगा। इन्होंने भी धीरे धीरे अपने जो लोन्स है वो कवर अप करने शुरू किए। मैं आपको दिखा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि इनके बोरोइंग्स कैसे हुए। 17,000 करोड़ का इनका लोन था, 17,800 पे चला गया, बाद में सीधा ये 11,000 करोड़ पे लोन आ गया। ये कैसे पॉसिबल है? कैसे किया होगा इन्होंने? ऑलरेडी इतने लोन में डूबे हैं, धंधा बढ़ नहीं रहा है, पैसा आ नहीं रहा है, फिर भी इन्होंने लोन कैसे कम किए? बढ़िया चीज है, इसका मैं आंसर आपको दे देता हूं। जो एसेट मेरे 13,000 करोड़ के थे ना, वो सीधा 1,500 करोड़ पे आ गए। मतलब यहां पे 12,000 करोड़ के आसपास के एसेट बेच दिए और धीरे धीरे अपना लोन कम करते गए। जितने एसेट मैं कम करूंगा उतना ज्यादा पैसा मेरे पास आएगा और उसको मैं चैनलाइज कर सकता हूं। फॉर एन एग्जांपल मैं अभी आपको बता देता हूं कि ये जो पुणे बेस्ड इनका ऑफिस था ना, वो सीधा इन्होंने बेच दिया, 440 करोड़ पे बेचा। अब हुआ ये कि 440 करोड़ का ऑफिस तो बेचा, उसी ऑफिस को 5 साल के लिए लीज पे ले लिया।
मतलब 440 करोड़ आ गए, चलो यार 10-20 करोड़ चले गए, 40 करोड़ चले गए, कोई दिक्कत नहीं, 5 साल के लिए मैं दे सकता हूं, 40 करोड़ दे दो 5 साल के लिए, भाड़े पे ले लो। बाकी 400 करोड़ का इन्होंने कंपनी परचेस कर लिया। समवेयर अराउंड 400 करोड़ के आसपास का वो डील था, वो मैं आपको बता देता हूं। कंपनी कौन सी थी? कंपनी का नाम है रिनोम एनर्जी सर्विसेज। ये कंपनी कौन? घोड़ावत ग्रुप ओन करता है। अब इस कंपनी के बारे में अगर आप देखो तो संजय घोड़ावत साहब चेयरमैन है, उनके बेटे श्रेणी घोड़ावत साहब मैनेजिंग डायरेक्टर है। अब इन दोनों ने इस कंपनी को बहुत ज्यादा बड़ा किया था। इनकी अगर कैपेसिटी देखो तो 2.5 गीगावाट के आसपास इनकी कैपेसिटी है, जो कि सुजलॉन से अगर आप कंपेयर करो तो उनकी टोटल कैपेसिटी मोर देन 20 गीगावाट है। तो 10% वैल्यू ऐड हो गई बिकॉज रिनोम एनर्जी को इन्होंने एक्वायर कर लिया। अब रिनोम एनर्जी को एक्वायर करने के बाद होगा क्या? उनकी ऑलरेडी सेल्स हो रही थी, उनका ऑलरेडी बिजनेस था, डायरेक्ट 10% ग्रोथ हमें सेल्स में देखने मिल रही है, ताकि ऑलरेडी ये जो कंपनी है वो वर्किंग फेज में थी, ऑलरेडी उनके क्लाइंट बेस थे, सबको इन्होंने एक्वायर किया और ज्यादा इनके टेक्नोलॉजी उसमें ऐड कर दी। सुजलॉन पिछले 30 साल से यहां पे काम कर रही है, अब 30 साल का एक्सपीरियंस सीधा इन्होंने यहां पे ऐड कर दिया, जिस वजह से कंपनी के प्रोडक्ट और ज्यादा बेटर बनते गए एंड दैट्स व्हाई कंपनी का सेल्स भी अच्छा खासा ग्रो होता हुआ हमें नजर आ सकता है। मजेदार चीज मैं आपको बताता हूं, 2.5 गीगावाट एसेट अंडर मैनेजमेंट है, मैं बात कर रहा हूं रिनोम की। यहां पे 30% सीएजीआर इनका सेल्स ग्रोथ है, 30% सीएजीआर। समवेयर अराउंड 7 स्टेट में ये कंपनी काम करती है। 14 डिफरेंट टाइप ऑफ टरबाइन मेकिंग एक्सपीरियंस इनके पास है और उसके साथ साथ 32 गीगावाट एक्विजिशंस इन लाइन है। 32 गीगावाट मतलब बहुत बड़ी ऑर्डर ऑलरेडी इनके पास पड़ी हुई है, आने वाले 10-12 साल का काम इनके पास पड़ा हुआ है, ऐसे आप सीधा बोल सकते हो। अगर ये कंपनी इसी प्रकार से एक्सपांड करते रहती है तो इनका फायदा सेम सुजलॉन को भी होने वाला है। अब होगा क्या सुजलॉन का, मैं आपको बता देता हूं। जेन्युइनली सस्टेन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा उसके ऊपर पहले बात करते हैं। मेरे पास क्या होना चाहिए कि मेरे पास इक्विटी होनी चाहिए। इक्विटी कितनी है? अगर आप इनकी रिजर्व देखो ना तो ये वाट लगा था, -8,000 करोड़ था और फिर धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता 12,000 करोड़ वगैरह गया, फिर इन्होंने कम कर लिया। जैसे मैंने बात करी आपसे कि धीरे धीरे ये सारी चीजें सॉर्ट आउट करते हुए चले आ रहे थे। मैं पहले टाटा बिरला अंबानी था, बाद में मैं एक छोटा इंसान कैसे बनूं, ये सोच अगर रखोगे ना तो आपका अनिल अंबानी हो जाएगा, कंप्लीट सब कुछ आपको शट डाउन करना पड़ेगा। बट इन्होंने वो सोच नहीं रखी कि चलो मेरे पास पहले कितने थे, 100 करोड़ थे, अभी 1 करोड़ तो है ना, चलो 1 करोड़ को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। इन्होंने ये नहीं सोचा कि चलो 1 करोड़ भी खत्म कर देते, चलो माजरा ही कंप्लीट क्लोज कर देते, कंपनी नहीं चाहिए हमें, इंसॉल्वेंसी फाइल कर देते, इसमें से निकल जाते हैं। बट ये सोच इन्होंने बिल्कुल भी नहीं रखी। इन्होंने क्या सोचा कि चलो 1 करोड़ तो बचे ना, 1 करोड़ को फिर 2 करेंगे, 3 करेंगे, 5 करेंगे, 10 करेंगे, इस प्रकार से इन्होंने सोच रखी। एंड दैट्स वाई यहाँ पे अगर आप देखो तो ये कंप्लीटली इक्विटी देखो, रिजर्व देखो, आपको पता चल जाएगा कि समवेयर अराउंड 4,000 करोड़ यहाँ पे पड़े हुए मुझे नजर आ रहे हैं। अब मजेदार चीज, बोरोइंग का क्या हुआ? 150 करोड़ सिर्फ, कुछ भी नहीं है। इसे कंपेयर करो आप इनके ओवरऑल कैश इक्विवेलेंट से, तो इनके पास जो कैश इक्विवेलेंट है वो है 450 करोड़ के आसपास, 425 करोड़ आप बोल सकते हो, जो कि मोर देन उनका बोरोइंग है। दैट्स वाई कंपनी को कोई भी रिस्क मुझे नजर नहीं आ रही है। उसके साथ साथ कंपनी ने इन्वेस्टमेंट्स करना भी शुरू कर दिया है। अब रिचमी में उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं करा है, मुझे तो कॉल बिल्कुल भी नहीं आया था, बट आपको हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली हम लोग है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बढ़िया क्वालिटी रिसर्च करके बढ़िया क्वालिटी स्टॉक ढूंढने के लिए। 8 करोड़ का इनका इन्वेस्टमेंट हो चुका है, अब ये धीरे धीरे जीरो से बढ़ रहे हैं। जो भी बैकलैश हुए थे वो सारे कवर करके अभी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, 100 रुपीज कमाने की एक बंदे के पास कैपेबिलिटीज है, एक्सपीरियंस है, उन्होंने ऑलरेडी कमाया है। आज कितना कमा रहा है वो? समझो 5 रुपए कमा रहा है। 100 तक जाने के लिए उसको टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि जो भी फंडामेंटल प्रॉब्लम हुए थे ना वो उन्होंने सॉर्ट आउट करे। पहले जो भी हमने बात करी थी इनके बारे में कि अप्रोक्सीमेटली 20,000 करोड़ का ये धंधा करते थे पहले, अब 20,000 करोड़ से कहां तक आए? 5,000, 6,000, अभी 7,000 करोड़ तक आए। इसका मतलब यहां से ट्रिपल प्रोडक्शन करने का एक्सपीरियंस और उसको हैंडल करने का एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज ऑलरेडी उनके पास है, ऑलरेडी उतने कस्टमर के साथ उन्होंने काम किया है। अब क्या होगा? अब फिर से वो धीरे धीरे धंधा बढ़ाने की कोशिश करेंगे और ये जो ग्रोथ है, मतलब 7,000 करोड़ से 20,000 करोड़ तक पहुंचने की जो ग्रोथ है वो एकदम फास्ट हो सकती है, बिकॉज उतनी एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस ऑलरेडी उनके पास है। अब एक चीज मैं यहां पे देखना चाहता हूं कि नेट प्रॉफिट, जो कंपनी लॉस मेकिंग थी वो कंपनी अभी अच्छे खासे प्रॉफिट में आ रही है, एक्विजिशंस वगैरह करके ये सारी चीजें सॉर्ट आउट हो रही है। अब इससे होता क्या है?
एक तो इनका अर्निंग बढ़ जाता है, जैसे उनका अर्निंग बढ़ेगा तो ईपीएस अर्निंग पर शेयर बढ़ता हुआ नजर आएगा। अगर अर्निंग पर शेयर बढ़ता है तो पीई रेशो डाउन होता हुआ नजर आ जाएगा आपको। एक बार आप पीई की तरफ भी देख सकते हो, मैं पुराने एक साल का चार्ट आपको दिखा रहा हूं। जो पीई 150 160 की रेंज में गया था वो आज 110 की रेंज में आ चुका है। रीजन बिहाइंड दैट कि इनका अर्निंग बढ़ रहा है, इसीलिए ये आपको डाउन ट्रेंड में जाते हुए नजर आ रहा है। जिस प्रकार से इनका अर्निंग बढ़ता रहेगा उसी प्रकार से इनका पी घटता रहेगा। ये सिंपल लॉजिक है। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई भी कंपनी एकदम परफेक्ट नहीं होती, इसमें भी कुछ डाउटफुल चीजें चल रही है। डाउटफुल इन द सेंस कि एक रेड फ्लैग मैं बोल सकता हूं। अगर आप इनके डेटर डेज देखो तो ये बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 76 72 से सीधा 102। इसका मतलब सिंपल है, इन्वेंट्री डेज भी इनके बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उसके साथ साथ जो अभी फिलहाल इनकी इन्वेंट्री है उसके ऊपर भी मैं बात करना चाहता हूं। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है और डेटर डेज का मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें मैं बता देता हूं। एक प्रोडक्ट मैं बनाता हूं, माउस बनाता हूं, माउस बहुत सारे माउस बनाऊंगा और मैं स्टॉक में रखूंगा और धीरे धीरे मैं उसको बेचूंगा। दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री। जितना माल बन के मेरे पास पड़ा है ना उसको इन्वेंट्री बोलते हैं। डेटर डेज क्या होता है, अगर मैंने ये बेच दिया, बेचने के बाद पैसा वापस भी तो आना चाहिए ना, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा लगी है। अगर वो पैसा उनको मैंने मेरा प्रोडक्ट देने के बाद वापस मिला नहीं जल्दी, तो जितना टाइम जाएगा उसका ब्याज का क्या करेंगे। अगर समझो मैंने 50 करोड़ का माल बेचा, 100 करोड़ का माल बेचा, 100 करोड़ का माल बेचने के बाद अगर वो माल आपने परचेस कर लिया और एक साल पैसा ही नहीं दिया, समझो 12% ब्याज हम लगा देते हैं उसके ऊपर। 12% ब्याज के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 12 करोड़ का मेरा नुकसान होने वाला है आज के दिन में, अगर आप एक साल आपके पास रखते हो। सो इनके डेटर डेज 102 दिन वगैरह हमें नजर आ रहे हैं, विच इज क्वाइट हाई। 3 महीने से भी ज्यादा ये काल है, 4 महीने का अगर आप टाइम देते हो क्लाइंट को, दैट इज थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी इनके सप्लाईज होते रहते हैं, सो दैट वहां पे डिले होते ही रहेंगे, बट उसमें वो प्रॉफिट मार्जिन रख के और ज्यादा इसको बेटर बना सकते हैं। इन्वेंट्रीज की हम बात करें तो इन्वेंट्री उनकी अप्रोक्सीमेटली वही नजर आ रही है जहां पे ये लोग 15-20 हजार करोड़ का सेल कर रहे थे, वहां पे 3,000 करोड़ की इन्वेंट्री थी। अब जहां पे ये 4-5-6 हजार करोड़ का सेल कर रहे हैं, अभी फिलहाल मुझे लगता है 7,000 करोड़ का कर रहे हैं, तो वहां पे इनका 2300 करोड़ का इन्वेंट्री पड़ा हुआ है, वो थोड़ा कम हो सकता है। एक तो इन्वेंट्री पड़ा रहता है, उसके बाद उसको बेचते हैं। मतलब समझ लो मेरे पास एक प्रोडक्ट बन के 3-4 महीना पड़ा है, 3-4 महीने के बाद मैंने बेचा और 3-4 महीने फिर से मुझे पेमेंट डिले मिला, तो 8-9 महीने या 10 महीने या एक साल मेरा पैसा अटका रहा। यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत होती है, यहाँ पे थोड़ा इनको फोकस करना होगा। इस प्रकार का एनालिसिस अगर आपको और किसी स्टॉक का चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना। अगर ये मेरी इंफॉर्मेशन और मेरे एफर्ट्स आपके पास पहुंच चुके होंगे या आपको बढ़िया लगे होंगे तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। वीडियो को लाइक करना, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना, और सबसे इंपॉर्टेंट ये 2 वीडियोज बहुत इंपॉर्टेंट है, जाके एक बार देखना। इसमें आपको पता चलेगा कि कैसे हमने रिलायंस का एनालिसिस किया था और किस प्रकार से हमने बैंकिंग सेक्टर का एनालिसिस किया था। धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।